नमस्ते दोस्तों, पहले अध्याय पर आपके प्यार के लिए धन्यवाद। अब हम कहानी के दूसरे भाग की शुरुआत कर रहे हैं, जहां आरोही और ताएक्युन के रिश्ते की जटिलताएं और भी गहरी होंगी। इस हिस्से में आपको और भी भावनाएं, प्यार और नफरत के बीच उलझने देखने को मिलेंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब कहानी के दूसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आरोही ने तय किया था, उसने ताएक्युन के जीवन से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। अगले कुछ दिनों तक वह एक छाया बनकर रही, जो ताएक्युन की उपस्थिति से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। सुबह का समय उसके लिए एक दौड़ के समान होता। हर दिन अलार्म बजते ही वह उठती और रसोई में जल्दी से जाकर अपना नींबू पानी बना लेती। उसके कदम हल्के और तेज होते, जैसे वह चाहकर भी किसी को खुद के बारे में जानने नहीं देना चाहती हो। ताएक्युन के कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता और यही देखकर वह राहत की सांस लेती। जल्दी से अपना कप उठाकर वह अपने कमरे में लौट आती, दरवाजा बंद कर देती और तब जाकर उसकी धड़कन सामान्य होती। दिन भर वह अपनी किताबों और रिसर्च में खुद को डुबोए रखती। जब ताएक्युन घर पर नहीं होता, तो वह अपने हिस्से का काम निपटा लेती, घर की सफाई, अपना खाना बनाना और अन्य जरूरी काम। लेकिन जैसे ही शाम का वक्त नजदीक आता, उसका ध्यान दरवाजे की घंटी पर टिक जाता। ताएक्युन के लौटने से पहले ही वह हर काम खत्म कर अपने कमरे में चली जाती। उन दोनों के बीच की यह दूरी अब घर को एक असहज माहौल में बांध चुकी थी। यह वही घर था जहां उनकी शादी के बाद से वह साथ रह रहे थे, लेकिन अब यह एक ठंडा और वीरान सा स्थान बन चुका था। ऐसा नहीं था कि आरोही ऐसा जीवन जीना चाहती थी। वह चाहती थी कि कम से कम वे एक दूसरे की दोस्त बन सके, लेकिन ताएक्युन के गुस्से और उसकी कठोर बातों ने उसकी सोच बदल दी थी। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठी थी, उसने सोचा, शायद मैं गलत थी। मैंने सोचा था कि अगर मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूंगी, अगर मैं उसे उन लोगों से बचा लूंगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने सिर्फ उसकी नफरत को बढ़ाया है। ताएक्युन का गुस्सा और उसकी हर एक शब्द उसके दिमाग में हमेशा गूंजते रहते। वो खुद को बार बार समझाती, मुझे उससे दूर रहना चाहिए। अगर मैं उसके करीब जाऊंगी, तो वह मुझसे और दूर हो जाएगा। शायद मेरे इस तरह रहने से ही कुछ बेहतर हो सके। रात को जब ताएक्युन लौटता, तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। वो कभी दरवाजे पर उसे नहीं मिलती, नहीं उसने कभी खाने के लिए पूछती। उसने हर संभव कोशिश की कि वह ताएक्युन के रास्ते में न आए। एक रात ताएक्युन ने अपनी जैकेट उतारकर सोफे पर फेंकी और चारों ओर देखा। उसे पता था कि आरोही घर पर है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह वहाँ हो ही न। उसने सोचा, क्या वह सचमुच इस तरह रह सकती है, या यह सिर्फ एक दिखावा है। दूसरी ओर आरोही अपने कमरे में बैठी थी, उसके कान दरवाजे पर लगे हुए थे। उसे पता था कि ताएक्युन घर आ चुका है, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, यही सही है। मैं उसकी जिंदगी में सिर्फ एक बोझ हूँ और अब मैं उसे और परेशान नहीं करूंगी। ताएक्युन ने कई बार सोचा कि वह उससे बात करे, लेकिन हर बार वह अपनी सोच को झटक देता। उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। उसने जो किया, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। उन दोनों के बीच यह खामोशी का खेल लगातार चलता रहा। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी वे दो अनजान लोगों की तरह थे। लेकिन इस दूरी के बावजूद घर की हवा में एक असहज तनाव महसूस होता था, जैसे दोनों अपने अपने दिलों में कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हों। आरोही ने खुद को समझा लिया था। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, वह ताएक्युन के रास्ते में कभी नहीं आएगी। लेकिन दिल के किसी गहरे कोने में वह जानती थी कि यह खामोशी हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। सुबह का समय था और आरोही जैसे ही नींद से जगी, उसकी आंखें अभी भी हल्की सी भारी थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने जिद्दी बालों को झटकते हुए बिस्तर से उठी। हमेशा की तरह उसे अपनी सुबह की रूटीन शुरू करनी थी और सबसे पहले वह किचन में जाकर गर्म नींबू पानी बनाती थी। यह उसकी आदत बन चुकी थी। एक छोटा सा पल जब वह दिन की शुरुआत करने से पहले खुद के साथ एक शांतिपूर्ण समय बिता सकती थी। अभी भी आधी नींद में वह किचन के दरवाजे तक पहुंची। उसकी आंखें धीमे धीमे खुल रही थी और बिना किसी सोच समझ के उसने अपना किचन के काउंटर पर रखा मग उठाया और पानी उबालने के लिए चूल्हे पर रख दिया। नींबू काटते हुए उसकी आंखों में हल्की सी थकान थी, लेकिन यह कोई नई बात नहीं थी, यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। हल्के से कदमों की आवाज, जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो।
उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर वो आवाज साफ और करीब आती गई। और फिर एक आवाज सुनाई दी, ताइक्यूम की कठोर और अडिग आवाज, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? आरोही चौंकी। वो तुरंत पलटकर मुड़ी और देखा ताइक्यूम उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी आंखों में तीव्रता और सवाल का मिश्रण था। आरोही ने जो कांच का मग काउंटर पर रखा था, वह उसकी हल्की असावधानी के कारण उसके नंगे पैरों के पास गिरकर चटक कर टूट गया। कांच के टुकड़े उसके पैरों के पास बिखर गए, पर आरोही अब भी घबराई हुई उसकी ओर देख रही थी। ताइक्यूम की निकटता ने उसे और भी असहज कर दिया। आरोही की काली आंखें उस पर टिकी हुई थी और वह जल्दी से पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन ताइक्यूम ने तुरंत उसकी कमर से पकड़ लिया और उसे खुद के करीब खींच लिया। आरोही का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका दिल जैसे एक पल को थम सा गया था। ताइक्यूम इतना करीब खड़ा था कि वह उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी, उसके शरीर की गर्मी और ताकत को अपनी कमर पर महसूस कर सकती थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी, गहरे समुद्र जैसी उसकी नजरें, जो आरोही के मन को जाने अनजाने अपनी ओर खींच रही थी। तुम चोट खाना चाहती हो क्या? ताइक्यूम ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज में एक नर्म लेकिन दबाव था। उसकी पकड़ आरोही की कमर पर थोड़ी और मजबूत हो गई, जैसे वो सुनिश्चित करना चाहता हो कि वह ठीक है। कांच के टुकड़े उसके पैरों के पास थे और वह उसके बस एक कदम दूर खड़ी थी। मैं, आरोही ने हल्के से कहा। उसकी घबराहट में शब्द और भी धीमे सुनाई पड़ रहे थे। वह जानती थी कि उसने गलती की है, लेकिन ताइक्यूम की उन घूरती निगाहों ने उसे और भी डरा दिया था। ताइक्यूम की आंखों में आज एक असाधारण गहराई थी। वह हमेशा की तरह कठोर था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी, कुछ ऐसा जो आरोही ठीक से समझ नहीं पाई। वह अचानक से उसे धीरे से कमर से थोड़ा ऊपर उठाता है, जैसे एक कीमती चीज को संभाल रहा हो। उसकी पकड़ सख्त थी, लेकिन उसमें एक अनकहा ख्याल भी था, जैसे वह कोई नाजुक कांच की तरह हो। धीरे से ताइक्यूम ने उसे दूसरी तरफ घुमा कर रख दिया, ताकि कांच उसके पैरों के पास न आ सके। फिर उसने उसे आदेश दिया, जाओ, मैं इसे साफ कर दूंगा। आरोही ने विरोध करने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसकी तीखी नजर ने उसे पहले ही रोक दिया। ताइक्यूम की आंखें जैसे उसे समझा रही हों कि इस समय वह किसी भी बहस या बातचीत में नहीं उलझना चाहता है। वह चुपचाप कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। उसके दिल में कई सवाल थे, लेकिन वह जानती थी कि इस समय ताइक्यूम के साथ कोई और तर्क नहीं किया जा सकता था। जब वह अपने कमरे में पहुंची, तो उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें पलकों के नीचे छिपी हुई थी, लेकिन उसका दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक छोटी सी घटना थी, लेकिन उसकी भावनाओं में कुछ तो बदल चुका था। कभी कभी कोई व्यक्ति आपके दिल के इतना करीब आ जाता है कि आप अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाते, लेकिन उस नजदीकी में भी कुछ ऐसा होता है जो दिल के अंदर हलचल पैदा कर देता है। और आरोही जानती थी कि उसे अब और अधिक सतर्क रहना होगा, सिर्फ ताइक्यूम के साथ ही नहीं, बल्कि खुद के दिल के साथ भी। रसोई की शांति में टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे और ताइक्यूम धीरे धीरे उन्हें एक जगह इकट्ठा कर रहा था। उसके हाथों में टूटी हुई मग का एक हिस्सा था, वह पारदर्शी कांच जिस पर सफेद छोटे सितारे छपे हुए थे। उसे देखते ही ताइक्यूम को एक अजीब सा एहसास हुआ। यह सिर्फ एक प्यारा सा कप नहीं था, बल्कि वह हर टुकड़ा जैसे उसे किसी याद में वापस खींच रहा था। उसने सोचा, कितनी बार उसने इस कप को किचन के काउंटर पर देखा था जब से आरोही इस घर में आई थी, और उसने यह भी ध्यान दिया था कि यह कप उसका पसंदीदा था। शायद यही वजह थी कि वह हमेशा उसे यही कोने में रखती थी। ताइक्यूम ने मग को उठाया और उसके पैरों के पास बिखरे कांच के टुकड़े इकट्ठा करते हुए एक गहरी सांस ली। वह सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन साफ नहीं हो रहा था। तब आखिरी बार देखा था उसे, यह सवाल उसके मन में अनजाने में गूंज रहा था। वह नहीं जानता था कि क्यों आरोही खुद को उससे दूर रख रही थी, क्यों वो हमेशा उससे छुपकर रहती थी। शायद उसने कभी भी कोशिश नहीं की यह जानने की, और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। यह कोई स्थायी बात नहीं थी। उसके लिए आरोही उसकी जिंदगी का बस एक अनचाहा हिस्सा था, जिसे वह कभी भी अपनी दुनिया से बाहर निकाल सकता था। फिर भी कुछ हिस्सा था जो उसे रोक रहा था। अगर वह जल्दी नहीं उठता, तो शायद वह उसे आज भी नहीं देख पाता, या शायद वह उसे देखना भी नहीं चाहता था, है ना? ताइक्यूम ने टूटी हुए मग की ओर देखा और उसकी आंखें गहरे विचारों में खो गईं।
उसका ध्यान अचानक उसी पल पर लौट गया, वो पल जब आरोही उसके सामने खड़ी थी, उसकी बड़ी काली आंखों में एक अजीब सा डर। उसकी आंखें जैसे उसे कुछ बताना चाहती हों, शायद इसीलिए वह अपनी आंखों को उससे हटा नहीं पाया। उसके होंठ जिस तरह हल्के से खुले, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। जब भी वह आसपास होती, आरोही की धीमी सी खुशबू उसके चारों ओर बस जाती, जैसे वह उसे लगातार याद दिलाती हो कि वह यही है, बहुत करीब। उसका मन जैसे किसी अनकहे एहसास में उलझा हुआ था। क्या वह मुझे कभी समझ पाएगी? ताइक्यून ने खुद से सवाल किया। वह सोचने लगा कि क्यों एक साधारण मग भी उसे इतना कुछ याद दिला सकता है। वह कांच का टुकड़ा उसके हाथ में था, लेकिन वो उसे कहीं अंदर गहरा महसूस कर सकता था। जब से आरोही आई थी, घर में एक अजीब सी शांति थी, जो पहले कभी नहीं थी। ताइक्यून ने कप को कूड़ेदान में फेंका और एक गहरी सांस ली। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। वह मुस्कान कुछ अलग थी, कुछ ऐसी जो उसने शायद पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह मुस्कान उसके गुस्से और कठोरता के ऊपर एक हल्के रंग की तरह थी, एक स्मृति जो आरोही के बारे में सोचते वक्त उसके दिल में उभरी थी। तुम क्या चाहती हो, आरोही? उसने फिर से खुद से पूछा, लेकिन इस बार सवाल कुछ ज्यादा जटिल था। मैं खुद क्या चाहता हूँ? उसकी आंखों में एक शून्यता थी, एक उधरा हुआ सा हिस्सा, जैसे वह अपने इरादों को खुद से छिपा रहा हो। फिर भी उसका दिल जानता था कि कुछ बदल चुका था। वह इसे स्वीकार करे या नहीं, लेकिन वह आरोही के बारे में सोच रहा था। किम कॉर्पोरेशन का मुख्यालय एक भव्य और अत्याधुनिक इमारत थी, जहां हर कोने में ताइक्यून का प्रभाव महसूस होता था। उसकी छवि, उसके अंदाज, उसकी चाल, सब कुछ ऐसा था कि लोग बिना कहे उसे सलाम करते थे। वह जहां से भी गुजरता, पूरी इमारत की धड़कनें जैसे रुक सी जाती और हवा में एक घमंड सा घुल जाता था। जब भी ताइक्यून कार्यालय में प्रवेश करता, उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास और अधिकार होता, जैसे वह अपनी ही दुनिया में चलता हो, जहां किसी को भी उसके फैसलों पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं थी। एक हाथ में महंगे काले चमड़े का बैग था और दूसरा हाथ उसकी पैंट की जेब में आराम से रखा हुआ था, मानो उसके लिए सब कुछ बहुत सामान्य हो। उसकी तेज निगाहें और तेज कदम यह स्पष्ट कर रहे थे कि वह उसकी बसाई गई दुनिया का मालिक है और यहाँ उसकी सत्ता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसका अधिकार केवल उसके शरीर के हाव भाव से नहीं, बल्कि उसकी पूरी शख्सियत से झलकता था। जैसे ही वह ऑफिस के गलियारों से गुजरता, लोग एक एक करके उसकी ओर सिर झुकाकर सम्मान दिखाते या फिर साइड में खड़े होकर उसे गुजरने का रास्ता देते। ताइक्यून ने कभी किसी को यह आदेश नहीं दिया था, फिर भी उसकी उपस्थिति ही ये सब करवा देती थी। जैसे ही वह अपने ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचा, उसका सचिव एलेक्स, जो पहले से ही बाहर खड़ा था, तेजी से उसके पास आया। एलेक्स ने एक झटके से दरवाजा खोला और ताइक्यून बिना एक शब्द कहे आगे बढ़ता गया। सुप्रभात सर, एलेक्स ने जल्दी से सर झुकाते हुए कहा और जाके ताइक्यून के बगल में खड़ा हो गया। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी, लेकिन उसने उसे आसानी से छिपा लिया। ताइक्यून ने उसे एक सख्त निगाह से देखा, जिसमें कोई रियायत नहीं थी। अपडेट्स। ताइक्यून का स्वर कठोर और एकदम बिना किसी झिझक के था। एलेक्स ने कुछ कागजात उसकी मेज पर रखते हुए कहा, पिछली मीटिंग की फाइनल रिपोर्ट्स आई हैं, सर, और कुछ प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन को लेकर अपडेट्स भी हैं। ताइक्यून ने कागजात पर एक संक्षिप्त निगाह डाली, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बिना कोई हड़बड़ी दिखाए कहा, तुम इसे अपने तरीके से मैनेज करो, मैं बाद में देख लूंगा। एलेक्स जानता था कि ताइक्यून का यही तरीका था, सभी को उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करना, लेकिन उसकी नजरें हमेशा उन पर टिकी रहती थी। उसका एक ही लक्ष्य था, अपने हर कर्मचारियों को और बेहतर बनाना और हर किसी की कमजोरी को उनकी ताकत में बदलना। एलेक्स ने सिर झुकाकर हामी भरी और चुपचाप बाहर जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन जाते हुए उसने फिर से ताइक्यून की ओर देखा। ताइक्यून ने एक हल्की सी झलक उसे दी, फिर बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक ठहरी हुई गंभीरता थी, जैसे वह हर चीज को नापतोल कर सोच रहा हो, जैसे हर फैसले के साथ वह दुनिया को हिला देने का इरादा रखता हो। ताइक्यून अपने कागजात में बिजी हो गया, उसकी आंखों में एक ठंडी कठोरता थी। किसी भी समय, किसी भी बिंदु पर वह अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता था, और अब उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, उसकी योजनाएं पूरी हो और उसके रास्ते में कोई न आए। दोपहर का समय था और ताइक्यून अपने ऑफिस के विशाल कांच की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वही गहरी गंभीरता थी जो हमेशा रहती थी। आज उसे एक बेहद चुनौतीपूर्ण मीटिंग से गुजरना पड़ा था और अब वह कुछ समय के लिए खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था।
जब एलेक्स ऑफिस में प्रवेश करता है तो उसने ताइक्यून को एक पल के लिए देखा और फिर पूछा, सर क्या मैं आपके लिए लंच ले आऊं? ताइक्यून ने बिना किसी उत्तेजना के सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ। एलेक्स ने तेजी से आदेश लिया और कुछ ही मिनटों में ताइक्यून के सामने लंच रख दिया। ताइक्यून जो अब सोफे पर बैठा था, धीरे से अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए लंच की ओर देखा, लेकिन उसकी सोच कहीं और ही थी। उसकी यादों में सुबह की उस घटना की छाया तैर रही थी, जब आरोही रसोई में चौंकी थी और उस समय जो कुछ हुआ था वह बार बार उसके मन में उभर रहा था। आरोही का चेहरा उसकी आंखों के सामने आने लगा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जब वह घबराकर पीछे हटने की कोशिश कर रही थी। ताइक्यून के दिल में एक हल्की सी कशिश महसूस हुई। वह सोचने लगा, उसने क्यों ऐसा किया, वे क्यों असहज हो गया था और क्यों उसने उसे इतनी मजबूती से पकड़ लिया था, जब वह बस उसके लिए एक साधारण लड़की है। उसके विचारों में गहरी उलझन थी और तभी एलेक्स की आवाज ने उसे वापस वर्तमान में खींच लिया। सर आपका लंच, एलेक्स ने कहा और जाने ही वाला था कि ताइक्यून ने अचानक उसे बुलाया। एलेक्स, ताइक्यून ने उसका नाम पुकारा और एलेक्स चौंक कर मुड़ा। जी सर, एलेक्स ने पूछा। ताइक्यून ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा, मेरे पेंट हाउस के लिए नई क्रॉकरी का इंतजाम करो और हाँ, कांच के मग भी चाहिए, शायद प्रिंटेड डिजाइन वाले। एलेक्स ने हल्का सा सिर झुकाया, फिर थोड़ा असमंजस में भौहें सिकुड़ी। प्रिंटेड मग, सर क्या आप किसी खास मौके के लिए मंगवा रहे हैं? ताइक्यून ने बिना कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया दिए सिर झुकाया। नहीं, कुछ खास नहीं, यह सिर्फ आने वाली बैठकों के लिए है, खासकर बच्चों के लिए। एलेक्स ने थोड़ा और सोचते हुए पूछा, बच्चों के लिए? हाँ, ताइक्यून ने संक्षेप में कहा, मेहमानों के बच्चों के लिए, बस। एलेक्स का चेहरा कुछ भ्रमित था, लेकिन उसने सिर हिलाया और फिर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। ताइक्यून ने धीरे धीरे आगे झुकते हुए प्लेट को अपनी ओर खींच लिया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही सोच थी। कुछ नहीं है, वह खुद से बड़बड़ाया, बस क्रॉकरी का नया सेट चाहिए था, कुछ खास नहीं, बस। उसने फिर से खुद को समझाने की कोशिश की। ताइक्यून ने खुद को समझाया, लेकिन उसके विचार जैसे खुद से लड़ रहे थे। वह जानता था कि वह सिर्फ अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था। वो यह नहीं चाहता था कि उसकी सोच किसी और दिशा में जाए, लेकिन कहीं न कहीं वह जानता था कि कुछ ऐसा था जो उसे महसूस हो रहा था, लेकिन वह इसे खुद से स्वीकार नहीं करना चाहता था। यह उसके लिए तो बिल्कुल नहीं था। उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आवाज में अब भी कुछ तो संदेह था। दूसरी ओर पेंट हाउस में आरोही के कमरे की विशाल खिड़की से हल्की सी शीतल हवा आ रही थी। आरोही अपने लैपटॉप पर पूरी तरह से अपने शोध में खोई हुई थी। उसके चेहरे पर एक गहरी एकाग्रता थी और वह हर शब्द, हर डाटा पॉइंट को ध्यान से देख रही थी। उसकी पूरी दुनिया कुछ पल के लिए जैसे बस उसके लैपटॉप की स्क्रीन और उसमें छिपे तथ्यों से भर गई थी। लेकिन तभी, इससे पहले वह कुछ और टाइप कर पाती, अचानक उसकी आंखों के सामने बैटरी लो का चिन्ह आ जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने घबराकर जल्दी से चार्जर को जोड़ा, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। आरोही ने उसे फिर से घुमाया, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ। एक हल्की आह भरते हुए उसने सिर झुका लिया और लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी, जिसमें वह शोध के निष्कर्षों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। क्या करूं? वह बुदबुदाती है, फिर झुंझलाते हुए चार्जर को एक और बार घुमाती है। इसे भी अभी खराब होना था। मैं अभी नहीं रुक सकती, मुझे यह काम अभी खत्म करना है। वह उठकर खड़ी हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि क्या किया जाए। शोध का कार्य अपनी चरम सीमा पर था और उसे हर हाल में पूरा करना ही था। सियोल जैसे नई जगह पर, जहां वह भाषा की समस्या से भी जूझ रही थी, इतनी जल्दी एक नया चार्जर ढूंढने का विचार भी असंभव था। उसकी नजरें कमरे में इधर उधर दौड़ने लगती हैं और फिर अचानक उसे कुछ याद आता है। अभी क्यों न वह जगह देखूं? वह धीमे से बुदबुदाती है और फिर एक कदम आगे बढ़ाती है। आरोही के कदम हल्के और असमंजस से भरे थे। वह धीरे धीरे अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ी। कमरे का दरवाजा खोलते ही वो मंत्रमुग्ध हो गई। सामने एक भव्य अध्ययन कक्ष था, अनगिनत किताबें, बड़ी सी लकड़ी की मेज, सुंदर कुर्सियां और सोफा, और साथ में कांच की बड़ी बड़ी खिड़की से आती हल्की रोशनी। यह सब देखकर उसकी सांसें कुछ समय के लिए थम सी गईं। वाओ, यह कितना खूबसूरत है, वह धीमे से कहती है और कमरे में कदम रखती है। आरोही की आंखों में आकर्षण था, लेकिन वह जानती थी कि उसे यहाँ ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए।
उसे जल्दी से एक चार्जर ढूंढना था। उसकी नजरें किताबों की अलमारी से लेकर कार्यालय के कोने तक दौड़ती हैं। वह थोड़ा संकोच करते हुए धीरे धीरे कोने में रखे सामानों को देखती है। यहाँ एक चार्जर तो होना ही चाहिए, क्योंकि यह जगह ताइक्यून की है, तो हर सुविधा की व्यवस्था तो होगी ही। वो एक गहरी सांस लेकर उस दिशा में बढ़ती है जहाँ उसने कुछ नया सामान रखा हुआ देखा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे एक बक्से की ओर बढ़ती हैं और उसे खोलती हैं। अंदर और सामान के साथ एक नया चार्जर भी था। आरोही के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने चार्जर को उठाया और कमरे पर एक नजर डालते हुए जल्दी से बाहर चली गई। अब मैं जल्दी से अपना काम पूरा कर लूंगी, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ बुदबुदाया और वापस अपने कमरे की ओर चलती गई। हालांकि उसकी चाल में अब भी कुछ हिचकिचाहट थी। उस भव्य कमरे में कदम रखते ही जैसे उसे ताइक्यून की उपस्थिति का एहसास हुआ हो। कितनी दूर आ गई थी वो, जैसे किसी नई दुनिया में। लेकिन उसी पल ने उसे और भी मजबूत बना दिया। वो माने या ना माने, लेकिन अब वो ताइक्यून के इस विशाल और आलीशान संसार का एक हिस्सा थी। चार्जर लेकर वह अपने कमरे की ओर लौट आई और वापस अपने काम पर लग गई। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसका असर कहीं न कहीं उसके मन और दिल पर जरूर पड़ा था। शाम होते होते आरोही ने अपना काम खत्म कर लिया था और अब आराम से बिस्तर पर बैठी थी। उसने एक गहरी राहत भरी सांस ली, जैसे उसके मन पर पड़ा बोझ कुछ हल्का हो गया हो। दिन भर की मेहनत के बाद वह चाहती थी कि कुछ पल शांति से बिता सके, लेकिन अचानक दरवाजे से एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। वह एकदम से सतर्क हो गई। ताइक्यून तो अभी नहीं आया होगा, उसने खुद से कहा। फिर यह कौन हो सकता है? आरोही कुछ देर के लिए चुप बैठी रही, फिर धीरे धीरे कमरे के दरवाजे के पास गई और वहां से झांकने लगी। घर की खामोशी में वह कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है, जब तक उसकी नजरें एक आदमी पर नहीं पड़ी जो उसे किसी अजनबी जैसा लगा। वह आदमी लिविंग रूम में पीठ किए खड़ा था। उसके साथ एक और व्यक्ति था जो शायद सुरक्षा गार्ड होगा। आरोही ने जल्दी से अपने कमरे से बाहर कदम रखा और दीवार के सहारे धीरे धीरे चलने लगी, ताकि वह अपनी और किसी का ध्यान न खींचे। थोड़ी दूर चलने के बाद वह दीवार के पीछे छिप गई। वह आदमी पूरी तरह से फॉर्मल कपड़े पहने हुए था और धीमी आवाज में गार्ड से कुछ कह रहा था। आरोही ने पास रखा एक फूलदान उठाया, मानो अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वह उसका उपयोग कर सके। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन तभी वह आदमी मुड़ा और आरोही ने एक राहत की सांस ली। आप, आरोही ने धीरे से कहा। एलेक्स ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, माफ कीजिएगा, मैं बिना अनुमति के घर में आ गया। आदत है, अक्सर इस समय घर खाली रहता है, लेकिन अब आप यहाँ हैं, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। आरोही ने धीरे से सिर हिलाया, कोई बात नहीं। लेकिन उसकी नजरें अब एलेक्स के साथ आए बॉक्स पर थी। वो समझ नहीं पाई कि यह क्या और किसके लिए था। एलेक्स ने मानो उसके मन की बात पढ़ते हुए इशारा किया और कहा, यह कुछ नई क्रॉकरी है, मिस्टर किम ने पेंट हाउस के लिए मंगवाई थी। आरोही ने बिना कुछ पूछे सिर हिलाया। वह जानती थी कि बॉक्स के अंदर क्या था, यह उसकी चिंता नहीं थी। गॉड ने बॉक्स को टेबल पर रख दिया और फिर बिना कुछ कहे बाहर चला गया। एलेक्स ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं चलता हूँ, मुझे वापस ऑफिस पहुँचना है। आरोही ने फिर से धीरे से सर हिलाया, ठीक है, आप जाए। एलेक्स ने मुस्कुराया और फिर घर से बाहर निकल गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, आरोही काउच पर जाकर बैठ गई। उसकी थोड़ी उसके हाथों में थी और उसकी आंखें उस बॉक्स पर टिकी हुई थी। वह गहरे विचारों में डूबी थी, यह सोचते हुए कि क्या उसे बॉक्स को छूना चाहिए या नहीं, क्या उसे इसे खोलना चाहिए। यह ताइक्यून का था और वह जानती थी कि वो बस उसके घर में रहने वाली कोई अनजान शख्स नहीं है। फिर भी क्या उसका इसे छेड़ना ठीक रहेगा? उसके मन में एक विचार आया, अगर मैंने बॉक्स खोला और वह गुस्सा हो गया तो? फिर एक छोटी सी शंका ने उसे घेर लिया, पर अगर मैंने इसे नहीं खोला और उसने मुझे लापरवाह समझा तो? कि मैंने बिना देखे इसे ऐसे ही छोड़ दिया और उसकी चीजों का ध्यान नहीं रखा। यह सोचते सोचते उसकी तन्हाई और ज्यादा बढ़ती गई। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो बॉक्स खोलेगी। मैं ध्यान रखूंगी। बहुत धीरे से, बहुत सावधानी से उसने खुद से कहा और धीरे धीरे बॉक्स खोलने लगी। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें चौंक कर बड़ी हो गईं। हर एक क्रॉकरी को देखकर उसकी धड़कन तेज हो गई। वह जितनी भी चीजें निकालती गई, उतनी ही उसकी आश्चर्यचकित भावना बढ़ती गई।
यह क्रॉकरी बेहद महंगी और खूबसूरत थी। हर एक पीस में ऐसी नजाकत और एलिगेंस था कि उसे डर लगने लगा कि कहीं वह इसे तोड़ न दे। क्या होगा अगर मैंने गलती से तोड़ दिया तो, उसने मन ही मन सोचा और फिर बहुत धीरे धीरे अत्यधिक सावधानी से उसे बाहर निकालने लगी। जब वह क्रॉकरी को रसोई में सेट कर रही थी तो उसकी नजर उस कोने पर चली गई जहां वह अपना कांच का कप रखा करती थी। वही मग जो सुबह गिरकर टूट गया था। काश ताइक्यून ने मुझे अचानक से नहीं डराया होता, उसने एक गहरी आह भरी। अगर उसने मुझे चौंका न दिया होता तो मेरा मग अब भी ठीक होता। लेकिन जैसे वह फिर से बॉक्स की ओर मुड़ी, उसने कुछ देखा। बाकी क्रॉकरी के साथ बॉक्स में नीचे 2 कांच के मग रखे थे जिन पर छोटे छोटे फूलों के प्रिंट थे। वो मग इतने सुंदर थे और उसका डिजाइन इतना प्यारा था कि उसे देखते ही आरोही की आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। वो मग उसे बहुत ही परिचित से लगे, बिल्कुल उसके पहले वाले मग की तरह। वो बहुत ही समान थे, बस थोड़ा ऊंचे और एक अलग डिजाइन के साथ। वही छोटे सफेद फूल, वही पारदर्शी कांच, वही प्यारी सी नजाकत, जैसे वह उसी का मग हो। क्या ताइक्यून ने, क्या ये मेरे लिए है? उसने खुद से पूछा और अचानक मुस्कुरा पड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी वह खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पा रही थी। क्या ताइक्यून मेरे लिए ऐसा कर सकता है? आरोही ने धीरे धीरे क्रॉकरी को रैक में व्यवस्थित किया और उसका मन फिर से उसी सवाल में उलझ गया। क्या ताइक्यून ने सच में यह उसके लिए किया था या फिर यह केवल एक सामान्य चीज थी जो बस उसने सोचा कि पेंट हाउस के लिए सही रहेगी? जो भी हो, उसे इन छोटे छोटे प्यारे फूलों वाले मग ने थोड़ी खुशी तो जरूर दी थी। रात का समय था। आरोही ने अपनी केवल कुछ साधारण सामग्री से बनाई हुई गरम गरम खिचड़ी टेबल पर रखी, जिसका सामान वो कुछ दिन पहले पास के बाजार से खरीद कर लाई थी। खिचड़ी बहुत साधारण थी, लेकिन उसका स्वाद एक अलग ही सुख दे रहा था। न केवल यह उसे उसके घर की याद दिला रही थी, बल्कि यह उसे कुछ पल की शांति का एहसास भी दे रही थी। वो धीरे धीरे खिचड़ी खा रही थी जब उसकी नजरें फिर से उन 2 कांच के मग पर पड़ी जो अब किचन काउंटर के कोने में रखे हुए थे। उसके मन में कई विचार दौड़ रहे थे। क्या ताइक्यून मेरी मौजूदगी को कभी स्वीकार करेगा? उसने गहरी सांस ली। उसे अच्छे से पता था कि ताइक्यून उसे पसंद नहीं करता। वो जानती थी कि वह उसे शायद अपने आसपास भी नहीं रखना चाहता। फिर भी क्या उनकी जिंदगी इतनी कठोर और अजनबी सी होनी चाहिए? क्या हम एक दूसरे को थोड़ा सा जान भी नहीं सकते? उसने खुद से पूछा। वो एक ऐसी लड़की नहीं थी जो अपनी शादी को बचाने के लिए खोखले सपनों में जीती हो, जब सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिख रही थी। उसे कोई भ्रम नहीं था कि ताइक्यून कभी उसके लिए कुछ महसूस कर सकता है। लेकिन फिर भी क्या इतना मुश्किल था थोड़ा सा स्नेह दिखाना या सिर्फ एक दोस्त जैसा व्यवहार करना? जैसे ही उसने अपनी प्लेट खाली की और किचन को साफ किया, उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। वो अभी रास्ते में होगा, उसने सोचा और धीरे धीरे हाथों को तौलिए से सुखाते हुए अपने कमरे में जाने लगी। वो कमरे में वापस जा ही रही थी, लेकिन फिर बीच में ही रुक गई। क्या मैं ऐसे ही जीती रहूंगी? उसने खुद से पूछा। यह काम नहीं करेगा अगर मैं हमेशा इसी तरह भागती रहूंगी। वो कठोर है, तो क्या मुझे समझदार नहीं बनना चाहिए? उसे लगा जैसे यह उलझन उसने खुद ही और बढ़ाई थी और अब उसे कुछ कदम बढ़ाकर स्थिति को थोड़ा और बेहतर बनाना होगा। वो सोच में डूबी धीरे धीरे सोफे की ओर मुड़ गई। मैं उसके लिए पत्नी नहीं हूँ, बस एक हाउसमेट हूँ, उसने अपने आप से कहा। लेकिन यह सोचकर उसके दिल में एक हल्का सा कड़वापन भी आया। फिर भी उसने फैसला किया कि वह इंतजार करेगी। वो जानती थी कि यह एक छोटी सी पहल है, पर यह उन दोनों को कहीं न कहीं एक बेहतर स्थिति में डाल सकती थी। वो आज कुछ और वक्त ताइक्यून के साथ बिताने के लिए तैयार थी, किसी इच्छा या रिश्ते के नाम पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक हाउसमेट के रूप में। वो सोफे पर आराम से बैठी और उसके मन में एक नई शुरुआत का ख्याल आया। शायद यही तरीका है। तो दोस्तों, आरोही ने ताइक्यून और अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया है, चाहे फिर एक हाउसमेट के रूप में ही सही। वो एक नए विश्वास के साथ ताइक्यून के लौटने का इंतजार कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या आरोही का यह फैसला सही होगा? क्या ताइक्यून और आरोही का रिश्ता वाकई बेहतर हो पाएगा या यह और उलझ जाएगा? इस कहानी के अगले हिस्से में और भी दिलचस्प मोड़ आएंगे। बने रहिए हमारे साथ और हमें अपना प्यार और फीडबैक देना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ध्यान रखें। धन्यवाद।